अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। पहले तो हम ये तीनों टर्म्स डिस्क्रीट, रैंडम और वेरिएबल को अलग अलग करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं वर्ड वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग कई सालों से देखते आ रहे हैं मैथ्स में, ऑलमोस्ट तब से जब से हम अलजेब्रा पढ़ना चालू किए, ऑलमोस्ट 6th ग्रेड के आजू बाजू। ठीक है, वेरिएबल मतलब होता क्या है, कोई भी क्वांटिटी विच कैन टेक मोर देन वन वैल्यू। ठीक है, तो हमने एक बहुत ही कॉमन वेरिएबल अब तक जो देखा है वो है अलजेब्रा में एक एक्स करके देखा था, राइट। वो एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, देखा है ना हम लोग ने एक्स की जगह पे कितनी सारी अलग अलग वैल्यूज़ डाल के। तो एक वेरिएबल हुआ अ क्वांटिटी हाँ, तो वेरिएबल हुआ एक क्वांटिटी विच may take more, राइटिंग इधर बिगड़ गया, देन वन वैल्यू। ठीक है, अब ये चीज़ में मैं ऐड करता हूँ वर्ड डिस्क्रीट। तो पहले तो हम लोग वेरिएबल के दो प्रकार होते हैं ये देखते हैं। ये हुआ मेरा वेरिएबल। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूअस और दूसरे होते हैं डिस्क्रीट। फ़र्क क्या है? ठीक है, दो एग्जांपल लेते हैं जिससे तो समझ जाएगा कि दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो हुआ जिसका हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ लिस्ट ऑफ its individual numerical values, then the variable is said to be discrete। लिस्ट बना सकते हैं, जबकि इसमें आउटपुट्स जो होते हैं कंटिन्यूअस में वो काउंटलेस होते हैं। चल एक डिस्क्रीट का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक कॉइन को टॉस किया है, ओके। अब मुझे जानना है, और मैंने कॉइन को एक नहीं 2 बार टॉस किया, ठीक है। टॉस द कॉइन ट्वाइस। अब मुझे जानना है कितनी बार हेड जाएगा। गेटिंग एच मतलब हेड्स। तो एक तो 0 टाइम आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है कि 2 टाइम आ सकता है। ये देख एक लिस्ट बन गई 0 1 2 आउटपुट की। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट हुआ, ये डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ। ठीक है, गेटिंग नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग हेड एक डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ। अब कंटिन्यूअस देख लेते हैं। अब मुझे किसी की हाइट मेजर करनी है, तो इसमें आउटपुट्स कितने हो सकते हैं? काफ़ी सारे हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 125 होगी या फिर 136 होगी, दोनों में से एक ही, और कोई हाइट नहीं हो सकती। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जो भी पर्सन होगा उसकी हाइट कुछ भी हो सकती है डेसिमल्स में। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसकी हाइट है 125, तो वो 125 एग्जैक्ट थोड़ी ना होने वाली है। मैं बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 125 है। हाइट इज़ 125 सेंटीमीटर नियरेस्ट टू 1 सेंटीमीटर, जितना मैंने देखा उसके हिसाब से। तो एक्चुअली क्या हो सकती है, 124.5 सेंटीमीटर से लेके 125.5 सेंटीमीटर के बीच कहाँ भी हो सकती है, राइट। क्योंकि मैंने तो अंदाजे से देखा है। फिर एक्चुअल हाइट इतनी भी हो सकती है 124.52 या फिर 124.53 या और कितनी सारी पॉसिबल है, राइट। आउटपुट्स तो इधर आउटपुट्स क्या है, काफ़ी सारे हैं। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम लोग ने इसमें से 2 वर्ड्स देख लिए, डिस्क्रीट और वेरिएबल। तो हम लोग को पता चल गया कि एक डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, जो एक कॉइन टॉस वाला एग्जांपल था। अब मैं और भी थोड़े एग्जांपल्स दूंगा डिस्क्रीट वेरिएबल्स के, तो पहले हम लोग वर्ड रैंडम समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं इधर वापस लिख रहा हूँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल।
हमने डिस्क्रीट और वेरिएबल समझ लिया। रैंडम का मतलब ये कि वो जो मेरा आउटपुट आने वाला है वो किसी को सिलेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, मतलब कोई डिसाइड नहीं कर रहा है कि मुझे है कि नहीं हेड्स आए तो हेड्स आएगा, ऐसा चांस है नहीं, वो रैंडमली आएगा जो आएगा वो हेड्स या टेल्स। मैं थोड़ी ना डिसाइड कर सकता हूँ, राइट, अनलेस शकुनी खेल रहा है डाइस के साथ तो वो डिसाइड कर सकता है कि 6 आना चाहिए, तो क्या हुआ, रैंडम नहीं हुआ, राइट, उसके हाथ में हो गया क्योंकि वो डाइस तो उसका मशीन जैसा हो गया। उसके लिए रैंडम का मतलब क्या, किसी के एग्जैक्ट कंट्रोल में नहीं है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे है, ठीक है। तो हम लोग ने पूरा समझ लिया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब। डिस्क्रीट का मतलब लिस्ट कर सकते हैं, वेरिएबल तो मतलब कोई वेरिएबल हम लोग जो अब तक हम लोग को पता है भाई। तो डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब वी कैन लिस्ट द वेरिएबल, एंड रैंडम का मतलब प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आउटपुट आएगा, ठीक है। अब थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये पूरे चैप्टर में मैं DRV लिखने वाला हूँ, विच रेफर्स टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि ये पूरा लिखना बहुत बड़ा पार्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डाइस के जो आउटपुट्स होते हैं विच आर 1 2 3 4 5 6 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हुआ, ठीक है। फिर और एक एग्जांपल हुआ, एक तो हमने देख लिया ऊपर नंबर ऑफ हेड्स वाला, फिर अपनी शू की साइज़, ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बताता हूँ क्यों। तो शू की साइजेस कैसे होती है, 7.5 8 8.5 9 9.5, करेक्ट। ये क्या है, शू की साइज़। शू की साइज़ क्या हो गई, डिस्क्रीट हो गई, क्योंकि जो कंपनी वाले हैं वो तो एक फिक्स्ड साइज़ ही बनाते हैं ना कि 8.5 मतलब 8.5, 7.5 मतलब 7.5, जो भी उनका इंचेस वगैरह में मेजरमेंट हो, राइट। पर अगर हम लोग अपनी पैर लेग्स का मेजरमेंट लेंगे तो वो बन जाएगा कंटिन्यूस वेरिएबल। पर जो शूज़ बनाते हैं वो होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ठीक है, ग्रेट। तो हम लोग ने 2 एग्जांपल देख लिए डिस्क्रीट वेरिएबल के। अब देखते हैं कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे। यूज़ करने के पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि उसका नोटेशन क्या होता है। मैं क्वेश्चंस को और नीचे पूरा पुश कर लेता हूँ। यार क्या हुआ, हाँ cool। नोटेशंस, तो इसके जो नोटेशंस है वो हम लोग ने जो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर किए थे उसके थोड़े नोटेशंस भी इधर यूज़ होंगे। क्यों, क्योंकि रैंडम में हम लोग प्रोबेबिलिटी भी तो यूज़ कर रहे हैं DRV में, ठीक है। चल नोटेशंस में नोटेशंस सीखने के लिए हम एक डाइस का एग्जांपल लेंगे, ओके, और डाइस को ही एग्जांपल से हम लोग डायग्राम भी समझ लेंगे, ठीक है। तो एक डाइस जो है उसमें कितने अलग अलग स्कोर्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। अब अगर मुझे जानना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है 1 आने का, तो मैं क्या लिखूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें p तो हम लोग को पता है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कैपिटल X किसकी बात कर रहा है, ये सब आउटकम्स की एक साथ बात करें कि x रिफर्स टू द आउटकम, कि आउटकम क्या आ रहा है, ठीक है। अब मैंने इधर स्पेसिफाई नहीं करना मुझे कि मेरा आउटकम क्या आना चाहिए, तो मैं इधर लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू स्मॉल x, ठीक है। इधर मेरा बड़ा x रेफर कर रहा है आउटकम की तरफ और छोटा x रेफर कर रहा है टू वन ऑफ दीज आउटकम्स, ओके। सो द रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड बाय कैपिटल X, सो अपर केस। ये किसके रेफर कर रहा है, रैंडम वेरिएबल, जबकि मेरा छोटा वाला x है वो रेफर कर रहा है अ पर्टिकुलर वेरिएबल, जैसे कि 1 to लेके 6 में से कोई भी एक, ठीक है।
तो अब हम लोग ने इधर लिख दिया पी एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। तो इसमें आगे मुझे लिखना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, कि मेरा 1 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको मैं ऐसे लिखूँगा। ठीक है, अब कैलकुलेट अभी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और अगर मुझे इसको और भी नोटेशन फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने इधर प्रोबेबिलिटी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ P1 P2 P3, ये अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ को रेफर कर रहा है। P1 इज़ रेफरिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, P2 इज़ रेफरिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 एंड P3 इज़ रेफरिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ x3। अभी x1 x2 x3 क्या है, ये सब नंबर्स 1 2 3 वगैरह वगैरह, द पर्टिकुलर वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, उसको मुझे एक ही वर्ड में लिखना हो तो P1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 निकालना है तो उसको मैं P2 लिख सकता हूँ। ये क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग x1, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग x2। कूल। कूल, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं जिसमें हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, यही डाइस यूज़ करके। तो डाइस हुआ हम लोग का जिसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो ये सब क्या हुए, हम लोग के x हुए, छोटे छोटे x हुए। तो उसको मैं इधर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब मुझे निकालने का है प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग वन ऑफ दीज आउटकम्स। तो ये डाइस में, क्योंकि मेरा फेयर साइडेड डाइस है, तो हर एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की भी, 4 5 6 सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 हुई। ठीक है, अगर मैंने इसको ड्रॉ किया एक डायग्राम के ऊपर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एक डायग्राम बना दिया चार्ट जैसा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। इधर नीचे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x को, इधर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है 1/6। उसका डायग्राम इतना फ्लैट बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग के ये क्या हम लोग ने इधर ड्रॉ किया है, ये है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी हर एक x की वैल्यू के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाले सिचुएशन में सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा है, ठीक है। अब अगर मुझे डाइस को मैं रोल कर रहा हूँ से 90 टाइम्स। ठीक है, डाइस को मैंने कितनी बार रोल किया, 90 टाइम्स। तो मैं एक्सपेक्ट क्या करूँगा कि हर एक नंबर कितनी बार आना चाहिए, 15 बार आना चाहिए, राइट। ये प्रोबेबिलिटी यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे। स्कोर ऑफ एक्स पहले तो इधर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। इधर मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ ये लिख देता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन के लिए हम लोग पहले तो 1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, द स्कोर बीइंग 1 क्या होगा, 90 टाइम्स कर रहा हूँ इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 विच इज़ 1/6, तो 15 आया। ठीक है, वैसे ही बाकी सब का भी है क्या, प्रोबेबिलिटी सेम ही है 1/6, तो उन सब का भी एक्सपेक्टेशन हम लोग को 15 ही होगा कि हर एक जो स्कोर है वो 15 बार आना चाहिए प्रोबेबिलिटी यूज़ करके। बट ऑब्वियसली रियल डेटा थोड़ा अलग होगा, तो रियल डेटा अगर मैंने एक्चुअली 90 टाइम्स रोल किया तो मेरा कुछ अलग आ सकता है। जो समझिए ऐसा कुछ है 14 10 20 17 16
13. Let me just check. Are they equal to 90? Yes, they are. ठीक है. तो ये हम लोग ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, और ये हम लोग एक्चुअली उसको जब हम लोग ने रोल किया डाइस तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या था और क्या आया वो भी देख लिया. ठीक है. अब हम लोग एक छोटा सा लास्ट एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू द प्रॉब्लम्स. एग्जांपल्स. सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है. इसका मतलब मैं इस सबको ऐड करूँगा तो क्या होगा, इक्वल टू 1. राइट. बस यही. सो अगर मैं इधर x ले रहा हूँ और नीचे p x इज इक्वल्स टू x, और जिसमें x1 है, ये x2 है, ये x3 है, वगैरह वगैरह वगैरह, और ऑल द वे अप टू xn, और नीचे है p1 p2 p3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 ऑल द वे अप टू द nth प्रोबेबिलिटी. तो ये सब जो p1 से लेके pn तक है, जब ऐड होंगे तब होने चाहिए 1. ठीक है. क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, 100% से ज़्यादा कैसे कुछ हो सकता है. ठीक है. तो ये हम लोग का हो गया कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अब हम लोग थोड़े सम्स करते हैं कि हम लोग ने ये सब जो इतना कुछ पढ़ा वो क्यों पढ़ा, क्या हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए, वो देखते हैं. सो गाइस, बेसिक चीज़ कि जो मैं क्वेश्चन पहले दिखाऊंगा उसका तुम लोग एक फ़ोटो ले लो फ़ोन पे. मैं फ़ोटो लेने के बाद फिर मेरे साथ सम साथ में सॉल्व करो, सो दैट आई डोंट हैव टू स्क्रॉल डाउन एवरी टाइम. मैंने भी साइड में एक सेपरेट फ़ोटो रखा हुआ है इसका. ठीक है. सो टेक द फोटो ऑफ एग्जाम्पल 4.1. पॉज द वीडियो एंड इवन रीड इट. एग्जाम्पल कोई और कलर ले लेते हैं. एग्जाम्पल 4.1. ठीक है. Emma is playing a game with a 5-sided spinner marked with the numbers 1 to 5. ठीक है. 5. Up, when she spins the spinner, her score x is the number on the spinner. The probability distribution of x is shown. ठीक है. ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. फर्स्ट वाले पार्ट में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ए क्या है, हम लोग की एक प्रोबेबिलिटी है. राइट. तो सब जब मैं प्रोबेबिलिटीज ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, 1. सो 0.15. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 एंड 5 शुड बी इक्वल टू 1. तो ए के लिए कैलकुलेट करेगा तो तुझे आंसर मिलेगा 0.17. कूल. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. पार्ट 2. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज एटलीस्ट 4. एटलीस्ट 4 का मतलब क्या, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है. So in short, probability of at least 4 is equal to probability of, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं probability of at least 4 को x greater than or equal to 4, which is equal to the probability of it being 4 plus the probability of x being 5. x being 4 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0.25.
एंड x बीइंग 5 का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.19, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.44। ठीक है। थर्ड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द स्कोर इज लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से लेके 4 तक सब फिगर्स, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 5, राइट। तो 1 माइनस x 5 का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.19, तो इसको हो जाएगा 0.81। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब क्या क्या आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आ सकता है ग्रेटर देन 2, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी आ सकता है, बस इतना ही। तो ये हो गया 0.17 एंड क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था a, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 तो हम लोग को पता है 0.25, जो हो जाएगा 0.42 मिलके, दैट्स इट। राइट डाउन द मोस्ट लाइकली स्कोर, सबसे ज़्यादा लाइकली स्कोर कौन सा है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है 4, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल हम लोग के पास और 4 क्वेश्चन है, दैट्स इट। देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। Take a photo of 4.2 and read it. George decides to replace the 2 used batteries in his torch with new ones. Unfortunately, when he takes them out, he mixes them up with 3 new batteries. ठीक है। All 5 batteries are identical in appearance. मतलब हम लोग के पास 2 बैटरीज है जो यूज्ड है और 3 बैटरीज जो है नई है, ओके, और तीनों दिखती सेम है। जॉर्ज क्या करता है, 2 बैटरी सिलेक्ट करता है रैंडमली। अब पूछा है कि ड्रॉ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स, द नंबर ऑफ न्यू बैटरीज दैट जॉर्ज सिलेक्ट्स। एक्स है नंबर ऑफ न्यू बैटरीज सिलेक्टेड। हम लोग को पता है कितनी नंबर ऑफ न्यू बैटरी सिलेक्ट कर सकता है वो, 0, 1, 2 या 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं एक प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम, ठीक है, जिसमें मैं n लूँगा न्यू, u लूँगा यूज्ड, ओके। न्यू सबसे पहले अटेम्प्ट में क्या चांस है कि न्यू बैटरी वो सिलेक्ट करेगा 3/5, यूज़ का प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5, राइट। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू कैसा होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यू बैटरीज 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बैटरीज, सो इसके लिए 3/5। यू के लिए हम लोग कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ यूज बैटरीज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बैटरीज 2/5। और सेकेंड अटैम्प्ट में अगर उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में न्यू बैटरी ली तो सेकेंड अटैम्प्ट में न्यू का प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले वाले से एक न्यू बैटरी कम हो गई तो 3 का 2 हो गया और टोटल बैटरीज भी एक कम हो गई तो 4, 2/4। अब देखते हैं कि अगर उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में न्यू लिया तो सेकंड अटैम्प्ट में यूज्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यूज बैटरी जो सब उतनी की उतनी है तो 2 ही रहेगा, पर नीचे एक बैटरी कम हो जाएगी, टोटल बैटरी से कम हो गई क्योंकि एक न्यू बैटरी निकल गई है, तो 2/4 ये भी, ठीक है। अब नीचे देखते हैं,
ओके, सो एक मेरे से गलती हुई। क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन है कि जॉर्ज सिलेक्ट्स टू ऑफ द बैटरीज एट रैंडम। तो मैंने जब इधर मेंशन किया ना कि x इज़ द नंबर ऑफ़ न्यू बैटरीज सिलेक्टेड, तब मैंने बोला था कि टोटल न्यू बैटरीज कितनी सिलेक्ट कर सकता है, एक बैटरी, 0 बैटरी, एक बैटरी, 2 बैटरी के 3 बैटरी। ओके, उसमें एक ऑप्शन कम हो जाएगा, वो 3 न्यू बैटरीज नहीं सिलेक्ट कर सकता क्योंकि 2 ही अटैम्प्ट्स हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ करेक्ट है हम लोग के इसमें। तो हम लोग इधर अब यूज़ बैटरी उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्ट किया, तो सेकंड अटैम्प्ट में न्यू बैटरी का क्या प्रोबेबिलिटी है, अभी भी 3 न्यू बैटरी है हम लोग के पास और टोटल बैटरी 4 हो गई है, तो 3/4। अब उसने यूज़ बैटरी सिलेक्ट की फर्स्ट अटैम्प्ट में और सेकंड अटैम्प्ट में भी यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी है। उसके पास अब यूज़ बैटरी पूरे, उसमें सिर्फ एक ही बाकी है और टोटल नंबर ऑफ बैटरीज 4 बाकी है, तो 1/4। ठीक है, तो हम लोग के प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम बन गया। अब हम लोग को x नंबर ऑफ़ न्यू बैटरी सिलेक्टेड का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए। तो x क्या हो सकता है, 0, 1 या 2। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। प्रोबेबिलिटी कि उसने एक भी नई बैटरी सिलेक्ट नहीं की, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये वाला पैरामीटर, ये लाइन फॉलो करके। ठीक है, जो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 1/4 विच इज़ इक्वल टू 0.1। ओके, उसने एक ही नई बैटरी सिलेक्ट की, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए हम लोग का प्रोबेबिलिटी आएगा यूज़ के बाद नया लिया विच इज़ दिस लाइन, या फिर न्यू के बाद यूज़ लिया विच इज़ दिस लाइन, ये दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो ये देख प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 3/5 इंटू 2/4 या फिर 2/5 इंटू 3/4। तो ये दोनों का आंसर 0.3 आता है। तो उसने एक ही नई बैटरी सिलेक्ट की, उसका क्या है प्रोबेबिलिटी, 0.3 प्लस 0.3 विच इज़ 0.6। उसने 2 न्यू बैटरी सिलेक्ट की, इसका क्या है प्रोबेबिलिटी, उसके लिए हम लोग सबसे ऊपर वाला ये लाइन फॉलो करेंगे, न्यू के बाद न्यू। ठीक है, विच इज़ 3/5 इंटू 2/4 जो हो जाता है अगेन 0.3। ठीक है, तो हो गया 0.3। बस ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब अगर तुझे चेक करना है कि तूने करेक्टली कैलकुलेट किया है, तो सब प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देने का, तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेगा तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मतलब तेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट, टेबल करेक्ट होने का चांस अच्छा है क्योंकि करेक्ट आया तुझे 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.1। ठीक है, अब हम लोग एक थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन पढ़ ले, टेक योर टाइम, रीड इट, फोटो भी ले ले, देन वील मूव ऑन। ठीक है, पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक वेजिटेबल बास्केट में 12 पेपर्स है। कितने पेपर है, 12 पेपर्स, जिसमें से 3 रेड है, 4 ग्रीन है एंड 5 येलो है। ओके, और इसमें से 3 पेपर्स आर टेकन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं हम, एक के बाद एक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 पेपर्स आर ऑल डिफरेंट कलर्स। ऑल डिफरेंट कलर्स का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अब देखते हैं कितने अलग अलग वेज से हम लोग को डिफरेंट कलर्स मिल सकते हैं।
तो इसमें हम लोग का सिर्फ प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं होगा, इसमें हम लोग का कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। कैसे देखते हैं? द नंबर ऑफ वेज ऑफ अस गेटिंग 1 रेड 1 ग्रीन एंड 1 येलो, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक रेड है, उसका क्या है चांस, वेज कितने हैं 3/1, ये कॉम्बिनेशन हम लोग कहते थे ना 3C1, राइट। एक ग्रीन का क्या है चांस 4/1 4C1, एंड येलो का कितना अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे 5C1, राइट। जो इस सिचुएशन में बहुत ईजी है कैलकुलेशन, इनको मल्टीप्लाई करेगा तो तुझे 60 मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग ने 1 1 1 ही लिया है, तो इट्स सेम एज डूइंग द नंबर ऑफ रेड्स into the number of greens into the number of yellows, 3 into 4 into 5 which is equal to 60। ठीक है, पर एक कॉम्बिनेशन के थ्रू इसके लिए कह रहे हैं क्वेश्चन कि अगर कुछ और क्वेश्चन आए तो तू उसको अप्लाई कर सकता है लॉजिक। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज टू गेट 3 डिफरेंट कलर्स 60 हुआ। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए जिससे मैं 3 चूज़ कर सकता हूँ। ओके, कि क्वेश्चन में क्या है, 3 पेपर्स आर टेकन एट रैंडम, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 पेपर्स फ्रॉम द 12 पेपर्स इज 12C3 विच इज़ इक्वल टू 220, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिफरेंट कलर, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, अलग अलग सब पॉसिबल वेज जिससे डिफरेंट कलर्स आते हैं 60 डिवाइड बाय ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस 220, जो हो जाता है 3/11। डिड यू अंडरस्टैंड? हम लोग के पास 3 रेड पेपर है, 4 ग्रीन पेपर है, 5 येलो पेपर है। तो अब मैं पहले तो वो सब कॉम्बिनेशंस देख रहा हूँ जिसमें हम लोग को सब अलग अलग कलर मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने इधर 3 into 4 into 5 करके लिए किया, 3C1 into 4C1 into 5C1। cool, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। Show that the probability that exactly 2 of the papers taken are green is 12/55. Probability that exactly 2 green peppers are chosen is 12/55। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन पेपर सिलेक्टेड मतलब 2 ग्रीन सिलेक्ट हुए एंड एक कोई और सिलेक्ट है, करेक्ट। देखते इसका कितना होगा कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। तो 2 ग्रीन सिलेक्ट करने की क्या है कॉम्बिनेशंस हम लोग के पास, टोटल हम लोग के पास ग्रीन है 4, उसमें से 2 सिलेक्ट करना है, तो 4C2, और एक मुझे सिलेक्ट करना है कोई भी और, तो और कितने बचे ग्रीन को छोड़ के मेरे पास 3 रेड और 5 येलो, सो 8C1 डिवाइड किससे करेंगे हम, टोटल जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है 12C3। तो ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा, तो कैलकुलेट करेगा तब 12/55 विच इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था इसमें कि शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 पेपर्स चोजन आर ग्रीन, तो हम लोग ने 2 ग्रीन लिया है 1 अदर, ठीक है, और उसके कॉम्बिनेशंस निकाले। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ ग्रीन पेपर्स टेकन इज डिनोटेड बाय द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ग्रीन पेपर्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ग्रीन पेपर्स ले सकते हैं हम लोग के 3 अटेम्प्ट में, हम 0 1 2 के 3, राइट। ड्रॉ अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देखते हैं 0 ग्रीन पेपर्स का क्या प्रोबेबिलिटी कि एक भी मैंने ग्रीन पेपर नहीं लिया।
तो उसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा पी एक्स इक्वल्स टू 0. सो इसका मतलब क्या, P 0G and 3 others, राइट. 0 ग्रीन पर 3 कोई भी और अलग. तो इसके लिए हम लोग को कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा 3 कोई और सिलेक्ट करने के. और कितने बचे हम लोग के पास, 8 पेपर्स, जिसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पेपर्स विच इज़, जो टोटल नंबर हम लोग को मिलेगा 12C3 के साथ. तो इसका जो वैल्यू मिलता है 14/55. तो हम लोग इधर लिख देते हैं. ऐसे ही अब कैलकुलेट कर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन पेपर एंड 2 अदर्स. तो वो तुझे मिलना चाहिए 4C1 मतलब नंबर ऑफ ग्रीन इंटू 8C2 नंबर ऑफ 2 अदर, ओके, डिवाइड बाई 12C3. जो तुझे आंसर आएगा 28/55. अब 2 ग्रीन पेपर्स का तुम लोग को ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन से पता है 12/55, तो वो लिख देंगे. और तीनों ग्रीन पेपर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तीनों ग्रीन पेपर आने का प्रोबेबिलिटी है 4C3/12C3, जो हो जाएगा 1/55. ओके, ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया. बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा नया चीज़ बता देता हूँ कि अब हम लोग जो आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन. तो हम लोग ने अब तक प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट नंबर्स में देखा है. हम लोग प्रोबेबिलिटी को सिर्फ नंबर्स में नहीं फंक्शंस में देखेंगे. लाइक उसके साथ भी एक वेरिएबल कोई मल्टीप्लायर है, नहीं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लायर है. ठीक है, समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ बाय डूइंग दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल 4.4. टेक अ फोटो ऑफ दिस एंड रीड इट. In a probability distribution, the random variable x takes the value x with probability kx. तो where k takes the value 5, 10, 15, 20, 25. तो हम लोग का x क्या क्या वैल्यू लेता है वेरिएबल 5, 10, 15, 20, 25. ठीक है, अब मुझे पूछ रहे कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, प्रोबेबिलिटी क्या है सब अलग अलग वेरिएबल्स आने की. तो उसमें हम लोग ने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी इज एक्स के. तो इधर वही लिख देंगे हम लोग एक्स के, और हर एक में एक्स का वैल्यू क्या है उसको से सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो सबसे पहले वाले में हो जाएगा 5k क्योंकि x का वैल्यू 5 है. नेक्स्ट वाले में 10k क्योंकि x का वैल्यू 10 है. फिर 15k, 20k, 25k. ओके, ड्रॉ अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर x इन टर्म्स ऑफ k एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k. हम लोग k का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मुझे एक चीज़ पता है कि सब प्रोबेबिलिटीज़ ऐड होकर क्या हो जाती है 1 हो जाती है. मतलब 5k प्लस 10k प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25k क्या हो जाने वाले हैं इक्वल टू 1. तो ये क्या हो जाएगा, सबका ऐड करूँगा तब 60, 75k. तो k इज इक्वल टू 1/75. बस हो गया, इतना ही था ये क्वेश्चन. इजी, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है. प्रोबेबिलिटी उन लोग ने बोल दिया
x का प्रोबेबिलिटी है kx। बस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा इसको अब ढंग से अप्लाई करते हैं ये लॉजिक को। एग्जाम्पल 4.5 पढ़ ले एक बार क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व इसको साथ में। अब इसमें बोला है कि पीटर के पास 2 फेयर टेट्राहेड्रल डाइस है। टेट्राहेड्रल मतलब 4 साइड वाले डाइस, ओके, जिसमें 1 2 3 4 है। अब जो पहला डाइस है उसके पास वो रेड कलर का है, ठीक है, 1 2 3 4, और दूसरा वाला डाइस है ब्लू कलर का जिसमें 1 2 3 4 है, ओके। अब जो रैंडम वेरिएबल हम लोग का x है वो रिप्रेजेंट करता है द सम ऑफ द नंबर्स को, ओके, दोनों डाइस के। तो पता है हम लोग ने क्या 6 साइडेड डाइस के लिए ऐसा एक सम का टेबल बनाया था प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। वैसे हम लोग इधर 4 साइडेड डाइस के लिए बना देते हैं। नीचे मेरा रेड डाइस के नंबर्स, ऊपर मेरे ब्लू डाइस के नंबर्स। ठीक है, और सबके सम भी कैलकुलेट कर देते हैं। जब 1 और 1 आया तो सम होगा 1 और 1 आया तो सम 2 होगा 3 4 5। ओके, ये सब अलग अलग आउटकम्स पॉसिबल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 कहाँ है? 3 ही अलग अलग चांसेस है। ये सब, ये और ये, और टोटल कितने हम लोग के पास है आउटकम्स? 16। तो 3/16 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग इक्वल टू 4। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में हम लोग को पूछा गया है ड्रॉ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर x। तो हम लोग के पास x के कितने वैल्यूज़ है, क्या क्या सम आ सकते हैं हम लोग के पास? 2 3 4 5 6 7 और 8, और हम लोग को हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालने की है। सो मैं सबकी कैलकुलेशन इधर नहीं करने बैठूंगा, बट आई टॉट यू हाउ टू डू इट। जैसे हम लोग ने x का फाइंड किया था, x इक्वल टू 4 का, हमने देखा टेबल में कि कितने 4 है, राइट? 3 है, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स। ठीक है, दिस वाज n4 डिवाइड बाय ns टोटल आउटपुट्स। ठीक है, वैसे ही 2 लेके 8 के लिए करेगा कर, ओके। मैं इधर सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। एक ही सेकेंड। हाँ, given that x is equal to 6, given that x is equal to 6, ओके, तो ये 6 है, x is equal to 6, ये तो given है। Find the probability that the red dice lands on 2. ठीक है, अब गिवन दैट x इज इक्वल टू 6, मतलब मैं क्या करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए, ऊपर में लूँगा वो वाला प्रोबेबिलिटी कि रेड में 2 आता है और साथ साथ
टोटल 6 भी आता है। ओके, सम डिवाइड बाय द प्रोबेबिलिटी के x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसके लिए मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए दोनों के, मैं सिर्फ दोनों के नंबर भी ले सकता हूँ। द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट हैज़ रेड डाइस हैविंग 2 एंड x which is the sum being 6 divided by the number of outcomes where the sum is 6। देख लेते हैं इसमें। अब रेड डाइस में 2 कहाँ कहाँ आ रहा है, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ 6 आ रहा है। ये 3, राइट, तो मैं नीचे तो 3 लिख देता हूँ। अब जहाँ भी मेरा सम 6 आ रहा है, जो ये 3 है, उसमें से कितने में मेरा रेड डाइस को 2 आया है? सिर्फ एक में, राइट, जो ये वाला है। कूल, तो 1/3, बस इतना ही आंसर है इसका। दैट्स इट हम लोग के अभी के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, उसमें हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जिसमें एक मीन जैसी चीज़ का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एंड देन हम लोग वेरिएंस की बात करेंगे। कूल, बाय बाय।